उसके लिए प्रोविज़न है, वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल कंस्टिट्यूटेड अंडर द एक्ट। अब कौन फाइल करेगा? तो जो एग्रीव्ड पार्टी है रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन से, उसको ही काउज ऑफ एक्शन होगा और वही फाइल कर सकता है। तीसरा सवाल होगा किसके अगेंस्ट में? तो जिस कैंडिडेट का कैंडिडेचर को वो चैलेंज करता है उस कैंडिडेट के अगेंस्ट। तो फाइल करने का तरीका क्या होगा और उसका एडजुडिकेशन और डिस्पोजल का क्या तरीका होगा, ये जानना जरूरी है। तो बेसिक कंसेप्शन अबाउट election dispute concerning panchayat is that if any party who is aggrieved by the result of the panchayat election and he wants to challenge the result, then he will have to file an election petition, not a suit. कई बार शुरू में, अब तो लोग जान गए हैं, पहला इलेक्शन पिटीशन मैंने एक ड्राफ्ट किया था जिस समय ये रूल आया था। फर्स्ट इलेक्शन को चैलेंज करने का जो पिटीशन फाइल हुआ था वो जमुई में हुआ था और मैंने ड्राफ्ट करके वो पिटीशन भेजा था जमुई। उस समय जमुई से यहाँ पर आज कोई है? हाथ उठाइए, कौन है? नहीं है। जमुई में उपाध्याय जी सिविल के सीनियर वकील हैं, अभी वहाँ पर सीनियर मोस्ट ही वॉज माई जूनियर, आई रेफर टू हिम दैट केस। उन्होंने फाइल तो किया लेकिन वो चूँकि पहला अनुभव उनका था, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि एक बार आकर के आप कोर्ट को भी समझा दीजिए, हमको भी समझा दीजिए, प्रोसीजर समझा दीजिए। तो आई हैड टू गो देयर एट द टाइम ऑफ एडमिशन। सोच लीजिए इतना सेंसेशनल मैटर था। और जब एडमिट हो गया, इंक्वायरी वगैरह हो गई, तो फिर फाइनल आर्गूमेंट में भी हमको बुलाया गया था एंड दैट इलेक्शन वाज सेट असाइड एट द मैटर वाज अपहेल्ड बाय द हाई कोर्ट। अभी जहाँ भी इलेक्शन हो रहा है तो वकील लोगों को भी जानकारी हो गई है। पहले क्या दिक्कत होती थी कि लोग सूट के तरह फाइल कर देते थे, क्योंकि मुंसिफ साहब के यहाँ, सब्जर साहब के यहाँ फाइल करना है तो सूट के तरह फाइल कर देते। तो सूट के इट इज सिंपली ए पिटीशन। तो सारा प्रावधान लिखा हुआ है, 1 बाई 1 करके आपको सेक्शन बताएंगे। लेकिन क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन क्या है ये जानना जरूरी है। तो ऐसे आप लोग मोटा मोटी तौर पर सब जानते हैं कि कौन आदमी कैंडिडेट हो सकता है किसी इलेक्शन में। तो कंसर्निंग इलेक्शन का जो कंसर्निंग एक्ट और रूल्स है उसमें सारा दिया हुआ रहता है। अगर वो ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसको कहते हैं, उसको एकेडमिक सेंस में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीन्स क्या क्वालिफिकेशन है, तो उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है, कौन हो सकता है, नहीं हो सकता है, और कौन सा ग्राउंड है जो डिसक्वालिफिकेशन कहलाता है। अब डिसक्वालिफिकेशन देखने का 2 स्टेज है। जिस समय नॉमिनेशन हो रहा है तो ये प्रोसीजर तो हर इलेक्शन का ऑलमोस्ट एक ही प्रोसीजर है, और बिहार में बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स हैं, बहुत सा सोसाइटीज़ है, मल्टीनेशनल सोसाइटीज़ है, अलग अलग ग्रुप ऑफ एसोसिएशंस है, सबका इलेक्शन होता है और सबका अपना अपना बाईलॉज है या डोमेस्टिक लॉज या रेगुलेशंस है। और बहुत सा खास करके कोऑपरेटिव में इतना तरह का है, फेडरेशन और ये सब में, कि काफ़ी डिस्प्यूट होते रहा है। स्टेट गवर्नमेंट ने एक अलग से बिहार इलेक्शन ट्रिब्यूनल एक्ट ही बना दिया, उसके लिए अलग से अथॉरिटी डिजिग्नेटेड है। तो बहुत सारा हाईली डिस्प्यूटेड मैटर रहता है, जैसे कि बिस्कोमान का हो गया या कोऑपरेटिव सोसाइटी का हो गया, कोऑपरेटिव बैंक का हो गया, उसका ये रहता था पहले बाजार समिति होती थी, और उसके अलावा और एक होता है हर प्रखंड में एक होता है जिससे कि खाद बीज वगैरह मिलता है, पैक्स। वो सब के लिए जो इलेक्शन होता है
उसके लिए अलग प्रावधान बना दिया गया और वो उसका कंट्रोलिंग अथॉरिटी होता है इलेक्शन ट्रिब्यूनल एक्ट के तहत होता है। और इसमें जो होता है पंचायत राज में वो इलेक्शन कमिश्नर ही होता है और वही इलेक्शन कमिश्नर होता है जो एमएलए एमपी का इलेक्शन कमिश्नर होता है। तो इलेक्शन कमीशन अलग एक संस्था है बिहार सरकार की, उसके मातहत ये सब काम होता है। तो क्वालिफिकेशन का अगर क्वेश्चन उठेगा और नॉमिनेशन अगर कैंडिडेट का हुआ किसी भी पद के लिए तो कोई भी अपोज कर सकता है, वहाँ का सिटीजन हो वोटर हो उसको अधिकार है। तो जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है वो उसको स्क्रूटनाइज करता है और देखता है कि ऑब्जेक्शन वाजिब है या गैर वाजिब है। अगर पाया जाता है गैर वाजिब है तो उसका नॉमिनेशन रिजेक्ट हो जाता है। तो नॉमिनेशन के बाद स्क्रूटनी कहलाता है, जांच की प्रक्रिया जो होती है। स्क्रूटनी के बाद अगर जो बच गया वैलिड तो एक ऑप्शन रहता है विड्रॉवल का। अब विड्रॉवल के बाद का जब स्टेज आता है तो फाइनली कैंडिडेचर डिसाइडेड रहता है, तब इलेक्शन होता है। इलेक्शन के बाद रिजल्ट पब्लिश होता है, रिजल्ट पब्लिश होने के बाद ही ट्रिब्यूनल का जुडिक्शन होता है। लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन और क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया रेलिवेंट इसलिए है कि अगर वो कैंडिडेट क्वालिफाइड नहीं है या किसी कारण से वो डिस्क्वालीफाई कर रहा है, तब वो रिटर्निंग अफसर वहाँ पर देखेगा और उसके कैंडिडेचर को रिजेक्ट कर देगा। तो वो पहले का स्टेज है जो आपसे मतलब नहीं, यानी कि ट्रिब्यूनल से उसका कोई संपर्क। जब वहाँ पर स्क्रूटनी में नहीं चैलेंज हुआ या नहीं देखा गया या उस समय कैंडिडेट को मालूम नहीं था, लेकिन वो सर्टेन क्राइटेरिया जो डिस्क्वालिफिकेशन का है वो वहाँ पर अवेलेबल था, तो उस ग्राउंड पर वो इलेक्शन को चैलेंज कर सकता है। तो मेनली जो चैलेंज होता है पंचायत इलेक्शन वो दो कारण से होता है, ऐसे सभी इलेक्शन। तो पहला कारण होता है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि क्वालिफाइड था कैंडिडेट या कुछ ऐसा कारण था जिसके वजह से उसका कैंडिडेचर डिस्क्वालीफाई करता है। तो क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन का एक मुद्दा होता है जो मेजर पॉइंट होता है। और दूसरा पॉइंट होता है करप्ट प्रैक्टिस का। ये ज़्यादा रेलेवेंट है और करप्ट प्रैक्टिस एक्ट में डिफाइंड है कि क्या क्या करप्ट प्रैक्टिस होगा। अगर कोई इलेक्शन का रिजल्ट हो गया और ये पाया गया कि करप्ट प्रैक्टिस उसमें एडॉप्ट किया गया है, तो वो करप्ट प्रैक्टिस के ग्राउंड पर इलेक्शन सेट असाइड हो सकता है। तो फैक्टम ऑफ करप्ट प्रैक्टिस हैज़ टू बी प्लीडेड इन द पिटीशन एंड दैट हैज़ टू बी प्रूव्ड इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। तब कोर्ट फाइंडिंग देगा कि हाँ ये करप्ट प्रैक्टिस एस्टैब्लिश हो जाता है, वो इलेक्शन वॉइड हो जाएगा, कोर्ट उसको सेट असाइड ट्रिब्यूनल कर सकता है। कभी कभी इंटायर इलेक्शन को भी चैलेंज किया जाता है और एक साथ कई कैंडिडेट का कई पोस्ट के लिए इलेक्शन हुआ हो तो किसी एक पर्टिकुलर का चैलेंज किया जाएगा, तो बाकी इलेक्शन वैलिड रहेगा, पर्टिकुलर कैंडिडेट का इनवैलिडेट हो जाएगा। तो करप्ट प्रैक्टिस के बारे में चर्चा करेंगे, क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे, ये जानना जरूरी है। उसके अलावा पार्टीज कौन होते हैं ये बराबर पूछा जाता था पहले क्लास में। मेरा आप लोग सभी लोग भी चैनल मेरा आप सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं, अवेयरनेस ऑफ लीगल फ्रैटर्निटी? अगर नहीं है तो कर लिए, जिनको शायद छूट गया हो। पंचायत इलेक्शन पर मेरा 2 या 4 लेक्चर है। उसको एडिट किया जाए। अभी में हमको कोई जानकारी नहीं, सुन लीजिए, हमको तो व्हाट्सएप भी करने नहीं आता था, ये सब लॉकडाउन में सीखे हैं। हाँ, एक जनरेशन गैप है ना। अब पोती से पोता से नतनी से कोई फ्री रहता है तब उसे बोलते हैं कि तो झट झट बटन बना देती है, दबा देती है और जो बोलते हैं काम पे वैसा नहीं, वो लोग वो बता नहीं सकता है ना। ये कुछ जूनियर लोग आते हैं जो ये सब करते हैं, वही लोग अपलोड भी किए हैं।
तो जो आपके यहाँ रहता है कंटिन्यूअस, तो एडिट करने वाला आदमी ने, ऐसे हम तलाश में हैं बहुत। ये हमारे पास आया है, रिक्वेस्ट आया है, कमेंट्स भी आया है, अब बराबर आ रहा है। तो कल तो एडीजे क्लास में मनोज कुमार त्यागी बक्सर में पोस्टेड है, प्रोवेट केस में कुछ हम बता रहे थे और उनका कोई सवाल था, उसी कंटेक्स्ट में वो बोले कि सर एक वकील साहब तो बाज़ाब्ता मेरे कोर्ट में बक्सर में अपीयर हुए और कुछ अपना वो प्ली दे रहे थे और वो अपने प्ली के सपोर्ट में मेरा वीडियो वो दिखा रहे थे, देखिए कि ये लेक्चर में एकेडमी में ये बताया गया है। तो हम कहते चलिए उसका तो अच्छा यूज कर रहे हैं लोग। तो यहाँ सर ये डिस्क्लेमर देना जरूरी है कि आपका अंडरस्टैंडिंग बिलीफ और इन सब चीजों पे आता है, वो इसको रिलाई ना करें। पता चला कि वकील साहब रिलाई कर रहे हैं प्रेसिडेंट के रूप। वो डिस्क्लेमर ऑलरेडी इसका जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसमें है ही है दिया हुआ है यूट्यूब का। छोटा करिए थोड़ा सा, लंबा बहुत ज्यादा हो। तो छोटा अभी नहीं कर सकते हम, इसलिए कि हम तलाश में है उसको एडिट वगैरह करने का। अब जैसे बीच में बातचीत हो रही है तो हमको ध्यान नहीं है, अब वो बढ़ रहा है, चल रहा है। वही हाँ, देखिए आप ऑर्डर 15A के बाद नहीं चलेगा। आप लोग जो है बिजी रहते हैं, आपको समय की कमी है, ये हम समझते हैं। फिर भी जहाँ चाह वहाँ रहा। बहुत प्रिजाइडिंग अफसर लोग हमको मिले हैं और बताए हैं कि कब कब मौका मिलता है उनको सुनने का, और नहीं मिलता है तो वो कब सुनते हैं। एक नाम नहीं बताएंगे, प्रिजाइडिंग अफसर को तो पत्नी से झगड़ा हो गया कि आप रोज किनका लगा करके टीवी में देखते रहते हैं, हम लोग का सीरियल का टाइम खराब कर देते हैं। तो बोले मेरे गुरुदेव है, तो बोले गुरुदेव का चेहरा कितना रोज देखिएगा। सच्ची घटना बता रहे। तो अब सवाल है जिनको जैसा हो, आपके रिक्वेस्ट पर हमने कर दिया, आपकी आवश्यकता है तो आप उससे लाभ उठाइए, नहीं आवश्यकता है तो नहीं उठाइए। बहुत से लोग उठा रहे हैं लाभ, इसलिए हम पॉइंट आउट कर दिए। कुछ छूटा हुआ होगा तो उसमें अब कब हम क्या बोल गए, समझाने में क्या तरीका अपनाए, कौन सा बैच था वो तो याद नहीं है, लेकिन फंडामेंटल कंसेप्शन आपको हो जाएगा एक बार आप सुन लीजिएगा तो। और जो 1 घंटा का लेक्चर सुन लीजिएगा उसको खुद अगर खोज के पढ़िएगा तो 2 दिन भी लगेगा, कभी मिलेगा भी नहीं। एक तरह से ही एक्सपीरियंस एंड रिसर्च वर्क के आधार पर ये सब निकलता है लेक्चर के रूप में जो आपके सामने आता है, और खोजने में तो समय लगेगा। अभी आप जैसे मेरा लैंड लॉ का लेक्चर सीरीज चल रहा है, बार 25 लेक्चर आ गया है लैंड लॉ का, वो उसमें छोटा हमने किया है, और 25 लेक्चर कभी और आएगा। ये 50 लेक्चर में पूरे बंगाल प्रेसिडेंसी अनडिवाइडेड बंगाल का जितना लैंड लॉ का हिस्ट्री है, प्लस ऑल ओवर इंडिया में कितने तरह का है, आप लोग में से शायद ही किन्हीं को मालूम होगा। आज के तारीख में शायद ही किसी वकील को भी मालूम होगा अगर कोई रिसर्च वर्क हो, क्योंकि जमींदारी कैसे आया और लॉट करवालिस कौन था और कब आया, और रैयतवारी सिस्टम क्या है, महलवारी सिस्टम क्या है, ये सब पर जो किया है बहुत लोग इतना अप्रिशिएशन आ रहा है कि सर आप कहाँ से ये सब ला रहे हैं, आप कहाँ से बता रहे हैं। ऑफिसर लोग, एक बार तो DCLR ही खुद जो मालिक है रेवेन्यू का, वो तो खुद मेरे पास चला आया, अब बहुत पुलंडा लेके आया 25 को सवाल लेके, उसके सवाल के जवाब में हमने 3 लेक्चर में उसको एक्सप्लेन किया है, वो सब बताया हुआ। तो कहने का तात्पर्य है इट इज़ फॉर यू। आप बिजली है आपके पास, आप चलाइए, पंखा चलाइए, AC चलाइए, आप हीटर चलाइए, जो चाहिए आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहिए तो उसमें सुसाइड करना है तो हाथ डाल दीजिए। तो ये तो अपना अपना विजडम पर है, लंबा छोटा नहीं, जिसको ज़रूरत है। हाँ, ये हम आपका रिक्वेस्ट है, अच्छा अप्रिशिएबल है, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आदमी हमको भी, आप क्या हमने यहाँ भी कोशिश किया। एकेडमी में पहला लेक्चर लैंड लॉ का है जो ADJ लोग का, ये जो काजल झाम जी हैं, इनके बैच का तो लगातार 1 साल तक क्लास लिए थे। ज़्यादा आउट ऑफ बिहार के लोग थे, उनको बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी। उस समय 2 घंटा 40 मिनट का कंटिन्यूस लेक्चर मेरा है लैंड लॉ का, वो सब कुछ कवर कर दिया उत्तरा में। यहाँ से 1 साल तक मांगते रहे, कई ADJ लोग आके रिक्वेस्ट किए, नहीं अवेलेबल हो सका एकेडमी में जो लेक्चर है, पता नहीं वीडियो क्यों बनता है, अवेलेबल नहीं कराते। जब हम
हाँ हो रहा है। जब हम ये करंट वाला भी हम मांगे थे एक दिन। अब जब गुप्ता जी थे यहाँ पर, तो गुप्ता जी बोले कि सर यहाँ पर कोई टेक्नीशियन नहीं है, आप कोई आदमी को लेके आइए। तो हम फिर एक लड़का को लेके आए थे। तब वो हम लेक्चर लेके गए। पहले तो बोले पेन ड्राइव में नहीं जाएगा, 2 घंटा 40 मिनट का। तब उसको अब उसके लिए ऑन डिमांड कई एडीजे लोगों ने डिमांड किया था। और उस लेक्चर को सुन के बहुत सारे एडीजे ने डिस्पोजल कर दिया अपील का। इसलिए उसका जिनको जितना उससे मदद लेना है ले सकते हैं। आपको जानकारी हासिल करना है, बुक से लीजिए, जहाँ से लीजिए। तो ये थोड़ा डेविएशन होगा। अब आइए सेक्शन नोट करते जाइए ताकि आपको बाद में आसानी होगी। सेक्शन 136 है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप। हेडिंग है बिहार पंचायत राज एक्ट 2006। Notwithstanding anything contained in this act, a person shall be disqualified for election or after election for holding the post as Mukhia, member of Gram Panchayat, Sarpanch, Panch of the Gram Kachahari, member of the Panchayat Samiti and member of Jila Parishad if such person A, B, C, D, E, F ये कई क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो जब भी डिस्क्वालिफिकेशन का सिचुएशन आएगा तो आप ये सेक्शन देखेंगे, सेक्शन 136। अब पहला है सच पर्सन इज नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, सब लोग जानते हैं। इज सो डिस्क्वालिफाइड बाई और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन टू द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। अगर जो पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट से डिस्क्वालिफाइड है, उस provided that no person shall be disqualified on the ground that he is less than 25 years of age if he has attained the age of 21 years। वहाँ पर है 25 years, इसलिए यहाँ 21 कर दिया। इज इन द सर्विस ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी, ये डिस्क्वालिफिकेशन है। अगर कोई सर्विस में है सेंट्रल, स्टेट या लोकल अथॉरिटी के। उसके बाद है इज इन सर्विस ऑफ एनी सच इंस्टीट्यूशन रिसीविंग एड फ्रॉम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी, हैज बीन एडजस्ड बाय ए कॉम्पिटेंट कोर्ट टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड, हैज बीन डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी फॉर मिसकंडक्ट एंड हैज बीन डिक्लेयर्ड टू बी डिस्क्वालिफाइड फॉर एम्प्लॉयमेंट इन द पब्लिक सर्विस। मिसकंडक्ट होता है सर्विस लॉ में, जिसके मिसकंडक्ट के आधार पर सर्विस से रिमूव किया जा सकता है, डिसमिस किया जा सकता है। तो ये भी डिस्क्वालिफिकेशन हो गया। हैज बीन सेंटेंस्ड बाय ए क्रिमिनल कोर्ट वेदर और विद इन और विदाउट विद इन और आउट ऑफ इंडिया टू इम्प्रिजमेंट फॉर एन ऑफेंस अदर देन ए पॉलिटिकल ऑफेंस फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 6 months। कन्विक्ट है एक्सीडिंग 6 months का, एक्सेप्ट पॉलिटिकल ऑफेंस, नारा वगैरह लगा रहा है, पोस्टर लगा रहा है और उसमें कोई ऑफेंस हुआ तो वो इसमें एक्सेप्शन है। या 109, 110 इस सब में जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का सिक्योरिटी बॉन्ड देना पड़ता है, उसमें अगर उसको ऑर्डर हो गया हो, ये डिस्क्वालिफिकेशन है। हैज अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स बिकम इनएलिजिबल टू बी ए मेंबर ऑफ एनी लोकल अथॉरिटी। वहाँ लोकल अथॉरिटी में जो अगर उसका मेंबर नहीं हो सकता है, वो कंसर्निंग रेलिवेंट जो लॉ है, तो यहाँ भी नहीं हो सकता। होल्ड्स एनी सैलरीड ऑफिस और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द पंचायत, हैज बीन फाउंड गिल्टी ऑफ करप्ट प्रैक्टिस। अब यहाँ पर एक उसको जोड़ दिया गया। अभी लंबा चौड़ा लिस्ट है, इसको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। जस्ट आई एम इंडिकेटिंग दैट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट फॉर कंसिडरेशन इन ए इलेक्शन डिस्प्यूट अबाउट द कैंडिडेचर ऑफ द कैंडिडेट against whom relief has been sought on the ground that his election be set aside due to disqualification. Therefore, this section would be relevant. Any disqualification which is not covered by this section 136 is no disqualification. So you have to confine to this section 136. ये हो गया। इसके बाद आप आइए सेक्शन
रेलिवेंट जो है इलेक्शन पिटीशन, उस 137 है, इलेक्शन पिटीशन के बारे में सेक्शन 137 है रेलिवेंट। द इलेक्शन टू एनी ऑफिस ऑफ ए पंचायत और ए ग्राम कचहरी shall not be called in question except by election petition as prescribed। ये important है। तो as prescribed both in the act as well as the corresponding rules। Other than election petition, election result cannot be challenged। अब इसमें प्रोविजो कहता है प्रोवाइडेड दैट इफ एन इलेक्शन टू एनी ऑफिस ऑफ ए ग्राम पंचायत और ग्राम कचहरी is under dispute, the election petition shall lie before such मुंसिफ। जो आप सवाल पूछ रहे थे उसी का जवाब। ग्राम, ध्यान दीजिए, ग्राम पंचायत और ग्राम कचहरी इलेक्शन होगा तब मुंसिफ क्यों होगा। विदिन दी हुज जुडिक्शन सच ग्राम पंचायत और ग्राम कचहरी इज सिचुएटेड एंड इफ द इलेक्शन टू एनी ऑफिस ऑफ पंचायत समिति और टू ए जिला परिषद इज अंडर डिस्प्यूट। तो त्रिस्तरीय ग्राम पंचायती राज व्यवस्था में एक ग्राम पंचायत का लोएस्ट लैडर हुआ और बीच का जो हुआ पंचायत समिति जो प्रखंड स्तर पर हुआ जिसका हेड प्रमुख होता है और जिला में वो जिला पार्षद होता है, तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गया। तो ये दोनों का होगा वो सब जज होगा समिति और टू ए जिला परिषद इज अंडर डिस्प्यूट द इलेक्शन पिटिशन शैल लाई बिफोर सब जज विद इन हुज जुडिक्शन सच पंचायत समिति और जिला परिषद एज द केस में बी इज सिचुएटेड। देखिए द वर्ड सब जज हैज बीन यूज्ड एंड इट इज इंटैक्ट। नोवेयर इट इज यूज्ड लाई बिफोर ए ट्रिब्यूनल बट सब जज हैज बीन declared as a tribunal under this act। Your designation will remain as a sub-judge, but your function will be just like a tribunal। अब ट्राइब्यूनल में और कोर्ट में कुछ बेसिक डिफरेंस समझते हैं। जितना भी इंडिया में आज के तारीख में बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स हैं, सुने होंगे, तो ट्राइब्यूनल बनाने का कुछ ऑब्जेक्टिव है और ट्राइब्यूनल कंस्टिट्यूट करने का प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। ये बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स फंक्शन कर रहे हैं देश में। उसके पीछे कारण क्या है कि मेन स्ट्रीम का जो कोर्ट है उसके ऊपर वर्डन ज़्यादा है, तो उसके वर्डन को कम करना। दूसरा जो प्रोसीजर लैप्सेज होता है और डायलेटरी टैक्सेस, जो प्रोसीजर लेंदी प्रोसीजर के वजह से डायलेटरी टैक्सेस पार्टीज अडॉप्ट करता है जिससे डिस्पोजल हैम्पर करता है, डिले होता है, उसको शॉर्टकट प्रोसीजर उसमें बना दिया गया। इसलिए जितना भी ट्राइब्यूनल है उसमें मोड ऑफ प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट, मोस्ट ऑफ द ट्राइब्यूनल में तो एफिडेविट ही काम होता है, तो वहाँ पर स्ट्रिक्टो सेंसो एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं करता है। अगर ट्राइब्यूनल में कोई डॉक्यूमेंट को लाएगा तो ऑन एफिडेविट देगा तो एक्सेप्टेबल हो जाएगा, लेकिन सिविल कोर्ट में नहीं होगा, उसको फॉर्मल प्रूफ करना पड़ेगा। अगर डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का जो सेक्शन 65, 66, 67 का जो प्रोसीजर है प्राइमरी एंड सेकेंडरी का, वो अडॉप्ट करने के बाद ही वो डॉक्यूमेंट एडमिसिबल इन एविडेंस होगा। तो ये शॉर्टकट मेथड है और शॉर्ट प्रोसीजर है, तो टेक्निकली एविडेंस एक्ट इज नॉट अप्लीकेबल। अच्छा, इलेक्शन में सर जो है इसमें एविडेंस चलता है सर एप्लीकेंट का, वो एप्लीकेशन देता है, तमाम चीज मांगने के लिए बोलता है, वो सब पावर है आपको, वो तो सब पावर है, इसमें मांग सकते। इसमें भी क्लॉज है। हाँ हाँ, अब आ रहे हैं, बता रहे हैं। अभी इसको हम चूंकि आप लोग नहीं किए हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो बेसिक प्रोविजंस है सब प्रोविजंस बता देते हैं और उसके बाद आपका जो क्यूरियोसिटी होगा, जो सवाल कीजिए, तो लास्ट में क्वेश्चन आंसर के रूप में हम लोग लेंगे। इलेक्शन पिटीशन शैल लाई बिफोर सच सब जज विद इन हुज जुडिक्शन सच पंचायत समिति और जिला परिषद एज द केस में बी इज सिचुएटेड। अब दूसरा सवाल आता है इसी में है कि हु विल बी दी पार्टीज। ये पहले शुरू में बहुत सवाल पूछा जाता था, लोग इलेक्शन कमिश्नर को पार्टी बना देते थे नहीं जानकारी रहने से, तो इसमें लिखा हुआ है, इसी में सब क्लॉज 2 में सेक्शन 137 में, ए पिटिशनर शैल ज्वाइन एज ए रिस्पोंडेंट टू हिज पिटिशन
where the petitioner, in addition to claiming a declaration that the election of all or any of the returned candidate is void, claims a further declaration that he himself or any other candidate has been duly elected, all the contesting defendants other than the petitioner, and where no such further declaration is claimed, all the returned candidates. जब पूरे इलेक्शन को चैलेंज करना होगा तो जितने भी कैंडिडेट जिस पोस्ट के हैं सबको पार्टी बनाना पड़ेगा। अगर एक ही कैंडिडेट के आप चैलेंज कर रहे हैं तो उसी को पार्टी बनाना पड़ेगा। एंड एनी अदर कैंडिडेट अगेंस्ट हुम एलिगेशन ऑफ एनी करप्ट प्रैक्टिस आर मेड इन द पिटीशन, जिसके अगेंस्ट में करप्ट प्रैक्टिस है उसको पार्टी बनाना पड़ेगा। अब इसमें और इसका आगे पढ़िएगा और डिसीजन सब आ गया, बहुत सारा डिसीजन आ गया है। एक कैंडिडेट है, एलिगेशन है कि करप्ट प्रैक्टिस से इलेक्शन ही जीत गया, लेकिन उसने करप्ट प्रैक्टिस स्वयं नहीं किया, उसका इलेक्शन एजेंट ने कर दिया। तो क्वेश्चन आया कि वो उसका माना जाएगा कि नहीं। तो जो प्रिंसिपल है एजेंसी का, तो प्रिंसिपल लाइबल होगा, तो वो प्रूव करना पड़ेगा तो वहाँ पर कि उसका एजेंट था कि नहीं, पहला चीज। दूसरा, वो एजेंट अंडर द नॉलेज और अंडर द डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल वैसा किया या कि विदाउट हिज नॉलेज। अगर ये नहीं साबित हुआ तो उसमें फिर अपवाद का भी अपवाद है। तो जैसे जैसे बाई एंड लार्ज आपके पास फैक्ट सिचुएशन आएगा, आप देखेंगे, दोनों पक्षों का सुनेंगे, तर्क सुनेंगे और प्रोविजंस को एग्जामिन करेंगे, केस लॉ को एग्जामिन करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पर करप्ट प्रैक्टिस बाइंडिंग है, कहाँ पर नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आपको पॉइंट आउट कर दिया कि ऐसा ऐसा सिचुएशन आता है और उस पर केस लॉज भी आपको मिलेंगे। तो ये समझिए पार्टीज रेलिवेंट इतना ही है इसमें। अब ग्राउंड्स देखा जाएगा, ग्राउंड्स देखा जाएगा। वो ग्राउंड्स के लिए कौन सा ग्राउंड्स होगा इलेक्शन पिटीशन का, वो 139 सेक्शन है। Subject to the provision of subsection 2, if the prescribed authority is of opinion that on the date of his election a returned candidate was not qualified, जो पहला ग्राउंड था क्वालिफिकेशन, or was disqualified to be chosen as a member under this act. दूसरा है that any corrupt practice has been committed by a returned candidate, corrupt practice बता दिया। तीसरा है that any nomination paper has been improperly rejected, अगर किसी का गलती से रिजेक्ट कर दिया और रिजेक्ट नहीं होना चाहिए था, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट फॉर डिक्लेयरिंग द इलेक्शन ऑफ दैट रिटर्न। वो जिसका रिजेक्ट हो गया वो तो डिवार्ड हो गया उसी समय। अगर उसका रिजेक्ट नहीं होता, अलाउ हो जाता, तो हो सकता है कि वो जीत भी सकता था, या रिजल्ट जो जीता वो नहीं जीत के कोई या तो तीसरा व्यक्ति जीतता, या जो जिसका रिजेक्ट हुआ स्वयं वो भी जीत सकता था। तो ये रिजल्ट का मटेरियल डिफरेंस हो जाता, इसलिए उसको भी ग्राउंड में रखा गया है। चौथा है दैट द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन इन सो फार एज इट कंसर्न्स ए रिटर्न कैंडिडेट हैज बीन मैटेरियली इफेक्टेड। अब किस तरह से मैटेरियली इफेक्टेड हो गया, उसका 4-5 रीजन दिया है। बाय द इम्प्रॉपर एक्सेप्टेंस ऑफ नॉमिनेशन, एक तो हो गया कि रिजेक्शन, अगर गलत तरीके से किसी का रिजेक्शन गलत कर दिया और एक्सेप्टेंस भी गलत कर दिया तो वो भी मटेरियल है। वो डिस्क्वालिफाइड कैंडिडेट है लेकिन आपने उसका एक्सेप्ट कर लिया गलत तरीके से, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्राउंड। बाई एनी करप्ट प्रैक्टिस कमिटेड इन द इंटरेस्ट ऑफ द रिटर्न कैंडिडेट बाई एन एजेंट, देखिए आ गया यहाँ पर, अगर एजेंट ने वैसा किया है तो ही हो जाएगा। बाई द इम्प्रॉपर रिसेप्शन, रिफ्यूजल और रिजेक्शन ऑफ एनी वोट और रिसेप्शन वोट विच इज वॉइड। अब यहाँ पर है जब पोलिंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर इलेक्शन कंडक्ट कर रहा है, उस समय गलत तरीके से कोई वोट को एक्सेप्ट कर लिया या गलत तरीके से वोट को रिजेक्ट कर दिया, तो वो भी एक ग्राउंड में इंक्लूड किया गया है। और लास्ट में है बाई एनी नॉन कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और बाई एनी रूल्स और ऑर्डर्स मेड देयर अंडर द प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी शैल डिक्लेयर द इलेक्शन ऑफ द रिटर्न कैंडिडेट टू बी वॉइड। If in the opinion of the presiding authority any agent of a returned candidate has been guilty of any corrupt practice
बट द प्रिस्क्राइब ऑथोरिटी इज सेटिस्फाइड। अब एजेंट के बारे में फिर 3 प्रोविजन बनाया गया, दैट नो सच करप्ट प्रैक्टिस वाज कमिटेड एट द इलेक्शन बाय द कैंडिडेट एंड एवरी सच करप्ट प्रैक्टिस वाज कमिटेड कॉन्ट्ररी टू द ऑर्डर्स एंड विदाउट द कंसेंट ऑफ द कैंडिडेट। अगर कैंडिडेट ने कोई आदेश दिया, उसके कॉन्ट्ररी एजेंट काम कर दिया या उसके बिना कंसेंट के कर दिया, तब लाइबल नहीं होगा कैंडिडेट। That the candidate took all reasonable measures for preventing the commission of corrupt practice at the election। अगर बोनाफाइड शो करता है कि हमने बहुत कोशिश किया कि करप्ट प्रैक्टिस मेरी तरफ से नहीं करे और उसके बाद हो गया था, अब वो बोनाफाइडी के ग्राउंड पर, यहाँ पर कुछ उसको इलास्टिसिटी के तरफ से थोड़ा सा इलास्टिसिटी उसमें लाया गया है कि कोर्ट के डिस्क्रिशन एंड विजडम पर उसको अप्रिशिएट करने के लिए छोड़ दिया गया है कि जैसा आपके पास एविडेंस आएगा, जो सर्कमस्टांसेस आएगा अकॉर्डिंग टू एविडेंस एंड प्लीडिंग, उसके हिसाब से आप अप्रिशिएट कीजिएगा कि एक्चुअली करप्ट प्रैक्टिस में कहाँ तक, किस एक्सटेंट तक जो कैंडिडेट है उसने एक्ट अपॉन किया या किस एक्सटेंट तक उसके एजेंट ने किया, और दोनों में नेक्सस था कि नहीं था, वो विथ कंसेंट है या विदाउट कंसेंट है, ये सब मटेरियल एस्पेक्ट हो जाता है। मेनली तो यही एक ही ग्राउंड हुआ डिस्क्वालिफिकेशन, दूसरा हो गया करप्ट प्रैक्टिस, और तीसरा में आता है काउंटिंग ऑफ वोट, गड़बड़ी हो गया काउंटिंग। बस मोटा मोटी तौर पर यही 3 ग्राउंड है जिसमें होता है। काउंटिंग में गड़बड़ी क्या है? काउंटिंग में मान लिया कि गिनने में हमारा 100 वोट आया और काउंटिंग में कर दिया 100 के जगह पर 99 वोट, हम हार गए। और कैसे सर तो करा जब इलेक्शन समाप्त हो गया, घोषणा जो हुई किसी लोकल टीवी चैनल में, तो हमको दिखाया गया। उसके बाद 15 मिनट बाद फिर घोषणा हुई, पहले में हम 15 वोट से जीते थे, दोबारा 15 वोट से हरा दिया गया। लोकल टीवी में बिहार में लोकल टीवी दूसरा में कैसे आ गया? जब रिजल्ट पब्लिश हो जाता है तभी आता है। उनका टीवी का क्लिप मंगाने के लिए वो दिया है। दैट इज नो ग्राउंड, दैट इज और उसमें टैंपरिंग किया जा सकता है, मैनोवरिंग किया जा सकता है, हाँ, डॉक्टर्ड हो सकता है, वो दैट इज नो ग्राउंड। अब देखिए, अब इसके बाद नेक्स्ट जो सेक्शन है रेलिवेंट है, वो सेक्शन 140 क्या कहता है? जो इलेक्शन पिटिशनर है उसके पास 2 ऑप्शन होता है। एक ऑप्शन होता है कि हम इलेक्शन को वॉइड करवा दें, टोटल इलेक्शन को, या किसी एक कैंडिडेट का जो इलीगली वो इलेक्ट हुआ है कि ऑन किसी भी ग्राउंड, जैसा कि ग्राउंड हमने अभी पढ़ के सुनाया, उसमें से किसी एक ग्राउंड पर या एक से ज़्यादा ग्राउंड पर वो इलेक्शन उसका वॉइड हो जाएगा एक पर्टिकुलर कैंडिडेट का। तो या पर्टिकुलर कैंडिडेट का या एक से ज़्यादा कैंडिडेट का इलेक्शन वॉइड हो या टोटल इलेक्शन वॉइड हो, एक मेन रिलीफ ये होता है।